चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, और याद रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में आपको करने के बाद, और मैं चाहता हूँ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। पोस्ट किया हूँ मैं एसआई का बुक के लिए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, तो पता कैसे चलेगा कि आप एसआई के लिए चाहते हैं प्रैक्टिस सेट। मैंने प्रैक्टिस सेट ले लिया हूँ, मैं डालने के लिए एक टाइम फिक्स भी है 6 बजे शाम में, लेकिन आपका सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा आज करेंगे नहीं, क्योंकि आज कई लोगों के घरों में छठ होंगे, और नहीं भी होंगे तो भी जाएंगे वो प्रसाद खाने, तो ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। हैप्पी छठ पूजा के साथ इंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए और सभी लोग। तो इसलिए आज जितना हो सकता है करते हैं, क्योंकि फिर घरों घरों में माइक बजने लगते हैं, उसकी गूंज इसमें रिकॉर्ड होने लगेंगे तो दिक्कत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा ऐसे 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है, याद रखेंगे। और ये आप याद रखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है 26 नवंबर को। ओके, इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है किससे है? दूसरा प्रश्न देखिएगा, संबंध जो है किससे है? तो याद रखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है, फटाफट चलेंगे। तो याद रखेंगे आरपीएफ से संबंधित है। याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर टाइम लेंगे। आरपीएफ से संबंधित है, ये इसलिए है कि जो रेल टिकट में कालेबाजारी करते हैं उसे रोकने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध खोला गया था। बस इतना ही जान लीजिए। इसमें जो है कौन से अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, दोनों में से एक को बताना है कि सम्मानित किया गया है 2021। देखिए 2021 में पूछ रहा है, 2000 कभी भी पूछ सकता है, 1900 में भी पूछ सकता है कि किसे मिला है। तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस देख लीजिए एक नज़र में, नहीं तो बोलिएगा, कमेंट करिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पे मैंने वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी वाहिदा रहमान को मिला है। याद रखेंगे वाहिदा रहमान को मिला है। एक चीज़ याद रखिएगा, वाहिदा रहमान को इन्हें 1967 में फिल्म फेयर था, 1967 में। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, और याद रखिएगा पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे मिला था? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिएगा देवकी रानी को। देवका रानी नाम है, देवका रानी, सॉरी देवकी रानी या देवका रानी। कब मिला था? तो 1969 में। ठीक है, याद रखेंगे 1969 में मिला था। ये 53वां था जो वाहिद रहमान को मिला। ठीक है, चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बताइएगा। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखें 1987 में किया गया था, याद रखेंगे क्या था, क्योंकि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। भारत में याद रखिए, भारत में हरित क्रांति का, और ऐसा तो दूसरा कोई है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा, सूचांक बताइएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बताएंगे। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। दिक्कत नहीं ना, मतलब लॉजिस्टिक प्रदर्शन जो है, ध्यान से सुनिए, इसका सूचांक जो है किसके द्वारा मतलब किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। लेकिन भारत का स्थान, ये जो लॉजिस्टिक है, भारत का स्थान अगर पूछे तो 38वां बताइएगा स्थान पे है। ठीक है, जो कि विश्व बैंक द्वारा करवाया जाता है। और अगर प्रथम पूछ दे कि इसमें कौन है, तो सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। ठीक है, चलिएगा छठे प्रश्न का जवाब देंगे। छठे प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? बताइएगा, गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। गज उत्सव मतलब हाथियों के लिए था गज उत्सव। तो बताइए 2000 आयोजन किया गया राष्ट्रीय उद्यान जो है, किस राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ गज जो उत्सव 2023 मनाया गया? तो याद रखिएगा ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पड़ता है ये आप बताएंगे। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पड़ता है? तो चलिए अगर बताइएगा तो बता दीजिए, नहीं तो असम, ये माने असम। असम का है, असम में पड़ता है, याद रखेंगे। ये किसी राष्ट्रीय उद्यान का गज उत्सव जो मनाए थे हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाए थे, याद रखेंगे। ये कब मनाए? तो हम लोग 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को मनाए थे, याद रखिएगा 9 अप्रैल 2023 को, जो कि किसके द्वारा मनाया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये गज उत्सव हम लोग मनाए थे। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं ये बताइए, क्या द्रौपदी मुर्मू है कि कोई और है? जवाब देंगे। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से
सम्मानित किया गया है, ये जवाब देंगे। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी होगा 6। तो 2023 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2023 से सम्मानित किया गया है 6 में। देखिए पद्म विभूषण ये सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं और लोग देखते नहीं हैं। मत पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि पूरा पढ़िए, लेकिन एक बार सुन लेना क्या दिक्कत है, कौन सा वीडियो आपको दिक्कत करती है, या आपको खुद अपनी किताबों में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप याद रखिएगा, इनमें 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से अब चलिए 6 व्यक्तियों का नाम थोड़ा याद कर लेते हैं। तो 6 व्यक्तियों में पहले जो थे बालकृष्णन दोषी थे, पहले बने, मतलब 6 में पहले बालकृष्णन दोषी, दूसरे बार जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, जे माने जाकिर याद रखिएगा, बी माने बालकृष्ण दोषी, जी माने जाकिर हुसैन याद रखेंगे, केस कृष्णा याद रखेंगे, एस कृष्णा है नाम इनका, डी से दिलीप महाल नोविश याद रखिएगा, डी से दिलीप महाल नोविश याद रखेंगे, और याद रखेंगे और भी हैं श्रीनिवास प्रथम, श्री एस एच आर से याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धन याद रखेंगे, और लास्ट आपका मुलायम सिंह यादव, एम वाई से याद रखिएगा, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। मुलायम सिंह यादव को भी मिला था, कौन, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। क्लियर। चलिए 8वां प्रश्न से समान 8वां प्रश्न को चलिए बताते हैं। 8वां प्रश्न है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ ये बताइएगा 2023 का। आगे इसका जवाब देंगे, उसके बाद थोड़े से डिटेल चलेंगे, चलिएगा। तो इसका जवाब याद रखेंगे, 8वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा 2023 का जो आयोजन हुआ था वो आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2022 में अगर पूछे कि 2022 में कहाँ हुआ था, अब आगे पीछे भी तो याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो 22 में बताइए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आपका भारत का पड़ोसी देश चीन में। कहाँ, तो चीन में, याद रखेंगे चीन में हुआ था। अच्छा अगर पूछ दे कि इस संस्था की स्थापना जो है हुआ था कब, तो याद रखिए संस्था का स्थापना ज़्यादा दिन नहीं है, 2009 में ही स्थापना भी हुआ था, ठीक है, ठीक है, समझिए स्थापना जो हुआ था। इसके कुल सदस्य जो ब्रिक्स के थे, आप ध्यान रखिएगा 5 थे, कितने थे, 5, याद रखिए कुल सदस्य जो है देश के 5 ही हैं इसमें ब्रिक्स में। और चलिए संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता हैं, संतोष जो हैं ट्रॉफी के उपविजेता कौन है बताइएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है आप ये आगे बताइए, आप लोग के लिए सवाल अब बीच बीच में रहेंगे, आप बताइएगा। तो बताइए संतोष ट्रॉफी जो है 2023 के उपविजेता कौन कौन है, क्योंकि मैंने संतोष ट्रॉफी खेल पे मैंने बना चुका हूँ वीडियो, अगर नहीं देखें तो जाकर देखिएगा। तो आप जानते हैं इसके विजेता आपका उपविजेता जो है मेघालय रहा था। अब उपविजेता की अगर बात हो कि मेघालय है तो विजेता कौन रहा सर जी, है ना, सवाल उठता है कि नहीं। तो सवाल उठता है तो वैसे ही समझ जाइए कर्नाटक, ठीक है, क्या है, कर्नाटक जो है आपका विजेता रहा था, उपविजेता मेघालय। तो आपका पूछ रहा है उपविजेता, तो आंसर तो आपका उपविजेता होगा। अब सवाल उठता है कि केमा है ना, केमा ट्रॉफी था, तो याद रखिएगा 76वां ट्रॉफी था, 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 था, याद रखेंगे। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिए भारत तथा सऊदी अरब में हुआ था, 2 जगह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो एक तो इंडिया में आपका हुआ, ठीक है, ठीक है, और दूसरा आपका हुआ सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, ठीक है, 2 जगह हुआ, ठीक है। इस वर्ष का आपका कर्नाटक विजेता था और विजेता मेघालय था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलेंगे, 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। 10वां प्रश्न है कि किस IIT, ठीक है, किस IIT द्वारा अब प्रहरी अब है, ठीक है, अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है, अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो आप जानते हैं IIT दिल्ली का जो है मतलब जो द्वारा लॉन्च किया गया था, IIT दिल्ली के द्वारा ये आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब सवाल उठता है कि आप प्रहरी जो है क्या है, तो जैसे इसमें है कि शहरी जो क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या जो होता है ना, जो कहीं भी जल जम जाता है या पानी जम जाता है, तो उसको निपटाने के लिए ये बनाया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। द इंडिया मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है, मेट्रोपोलिस के लेखक कौन है ये बताइएगा। बस इस पुस्तक के नाम बताइए। करंट में मैंने पुस्तक का वीडियो डाला है, लेकिन मैंने ट्रिकियल नहीं डाला है, ट्रिकियल करके डाल दूंगा, ट्रिक बनाकर, ठीक है। तो याद रखिएगा फिरोज गांधी ने ही ये पुस्तक लिखे हैं, द इंडिया मेट्रोपोलिस, याद रखिएगा, बताइएगा।
जो इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं। चलिएगा 12वां प्रश्न, सिर्फ सुन लीजिएगा, ये लिखा हुआ तो लिखाता नहीं है ना, पेन मोबाइल पे उतना नहीं चलता है। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ये बताइएगा। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोली की बात हो तो महाराष्ट्र को याद करेंगे आप। ठीक है, महाराष्ट्र भारत का राज्य है, महाराष्ट्र जो है भारत का क्या है, राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? आपके लिए क्वेश्चन बन गया, तो मैंने तो बता दिया कि राज्य है। अब बताइए, छऊ जो है आपका, छऊ का नाम सुने हैं ना, छऊ, ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड का नाम JH झारखंड, ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो ठीक है। ये तो महाराष्ट्र में है, कोली याद रखेंगे। आप बताइए ढाली, ढाली का नाम सुने हैं? ढाली एक है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ढाली जो लोक नृत्य है, ढाली ढाली जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक और है जात्रा, जात्रा का नाम सुने होंगे, जात्रा, इसका भी नाम है, पश्चिम बंगाल में नृत्य है। देखिएगा पनिहारी, पनिहारी जैसे ही नाम सुने होंगे तो आपको लगा देहात वहात थोड़ा सा है या कुछ अलग टाइप का माहौल है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अच्छा एरिया का है। पनिहारी कि जैसे पानी लेके माथे पे चलती थी गोपियाँ, ठीक है, उसे पनिहारी मतलब राजस्थान का बहुत ही फेवरेट है, राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, खैवा, खैवा का नाम सुने? खैवा जो आपको उम्मीद नहीं होगा, आपको लगता नहीं होगा कि खैवा यहाँ मनाया जाता है। खैवा जो लोक नृत्य है नागालैंड में होता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, चलिए अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप जानते हैं जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में है, याद रखेंगे। अब बात उठती है कि जिनेवा में है तो इसका मुख्यालय तो जिनेवा में जान गए, लेकिन स्थापना कौन बताएगा सर? तो स्थापना जानते हैं 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में। तो यही चीज़ है कि अगर पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है तो इसकी स्थापना डेट बताइए, तो क्या बताइएगा? 1946 बताइएगा। क्या बताइएगा? 1946। चलिए कुछ और मुख्यालय हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्या है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें तो ये भी याद रखिएगा जिनेवा में है, जिनेवा में है। ठीक है, ये भी जिनेवा में है, याद रखेंगे। दूसरा चीज़ है जिनेवा में, तो आप ये इसको जान गए। एक और है जिनेवा में, क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार मतलब वर्ल्ड, और TO मतलब वर्ल्ड व्यापार संगठन है। ठीक है, WTO याद रखेंगे, व्यापार, जो कि जिनेवा में है। तो जिनेवा में कितने हुए? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा में है। WHO संगठन जो है मतलब वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है जिनेवा में है, और विश्व व्यापार संगठन भी जो है जिनेवा में है। क्लियर? ध्यान से सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए प्रश्न 14वां प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे। कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है, मतलब विद्युत गृह का, गृह मतलब घर, की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। कैगा परमाणु, पर कैगा है कहाँ, ये सवाल आपके लिए। तो कैगा जैसे ही नाम सुनेंगे तो कर्नाटक को याद किए होंगे। किसे? कैगा कर्नाटक। किसे? तो कैगा कर्नाटक याद रखेंगे। तो कितना में हुआ था? तो 2000 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? तो 2000 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो कैगा परमाणु विद्युत जो है गृह जो की स्थापना हुई थी 2000 में, याद रखेंगे, जो कि कर्नाटक में है। चलिए आगे थोड़े थोड़े जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बता देते हैं। सबसे अगर देखा जाए तो 1991 में, 1992 में कुछ ऐसा नहीं था। 1991 में क्या था कि आपका नैरोरा, ठीक है, नैरोरा जो है ना परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह देखे होंगे, 1991 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। एक है काका, ठीक है, काका रापारा, ठीक है, काका पारा, ठीक है, काका रापारा जो है जो परमाणु गृह है, उससे ये हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में। क्लियर? अब चलिए आगे आते हैं। कुंडलकुलम परमाणु गृह जो है 2013 में बना है। कुंडलकुलम, जो कि आपको कुंडलकुलम परमाणु गृह विद्युत गृह जो है कुंडलकुलम है, जो कि आपको 2023 में बना है। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ एंजॉय के साथ देखें। चलिए चेकमेट, विश्व तथा गेमिट शब्द का संबंध किस खेल से है? जैसे ही चेकमेट की बात होती है, आप जानते हैं चेकमेट शतरंज में ही होता है मेरे दोस्त। अब अगर हम कुश्ती का, अगर कुश्ती में अगर मान लीजिए, कुश्ती तो है नहीं कुश्ती हमारा, लेकिन जरूरी है क्योंकि कुश्ती से पूछ सकता है। तो कुश्ती में अगर शब्द हम यूज करते हैं तो हिब का इस्तेमाल करते हैं, हिब। ठीक है, खो खो देखिए, खो खो में किस चीज़ का? तो चेंज या चेंजर बोलते हैं, चेंजर। ठीक है, चेंज या चेंजर ये शब्द है। ठीक है, संबंध रखता है। क्रिकेट से बताइए, क्रिकेट से एक ही है स्विंग। क्या है? स्विंग। और भी सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट स्विंग है। ठीक है, विलियर्ड्स जो एक खेल है उसमें क्या आता है? क्यूब। क्या आता है? क्यूब, याद रखेंगे।
इसी तरह बहुत सारे हैं। आप इसका हॉकी का बताइए क्या होगा, कहीं भी सर्च करिए, कैसे भी बताइए। ऐसे बास्केटबॉल का रिंग गार्ड होता है, याद रखिएगा। चलेंगे 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। बताइएगा, भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। ये जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जवाब देंगे, भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, ये जवाब देंगे। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 16वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय मंत्रालय। क्या है? वित्तीय मंत्रालय। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे भारत में राजकोषीय नीति जो है निर्धारित कौन करता है? वित्तीय मंत्री करता है। चलेंगे 17वां प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक जो है लेख पत्र है, उसका जवाब देंगे। तो बजट क्या है? तो एक लेख पत्र है। तो याद रखिएगा सरकारी राजकोषीय नीति है। याद रखेंगे सरकारी राजकोषीय नीति है बजट। याद रखेंगे, याद रखिएगा। अब जो है आपको 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच दिया जाता है। याद रखेंगे 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, ज़्यादा डिटेल बाद में। ये मेरे दोस्त 18वां प्रश्न का क्वेश्चन का बताइए कि सूची 1 सूची 2 में दिया है और बताना है सूची 1 सूची 2 को। चलिए इसे थोड़ा सा जूम करके हाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब वो 18वां क्वेश्चन को ऊपर की ओर कर देंगे। हाँ, सूची 1 सूची 2 में बताइएगा, इसका प्रश्न का बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, ओपन जनरल लाइसेंस। आप याद रखिएगा ये विदेशी व्यापार है, ठीक है। एक विदेशी व्यापार है जिसमें देखिए 1 का 2 आना चाहिए। तो ये 3 टाइसेम। टाइसेम बताइए, टाइसेम जो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, जैसे ही ए कट गया बी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए में ही सब सही है। तो देखिए टाइसेम ए में, ठीक है, ये भी हो गया। थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका 4 हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। थोक मूल्य जैसे ही आ जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नकदी रिजर्व अनुपात जो है डी है, ऋण है, ठीक है। याद रखिएगा तीसरा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, थोड़े से जूम की ओर बढ़ा देंगे। चलिएगा, थोड़े से वो फोटो खींचने में हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आपको पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे। आगे पहले वीडियो होगा, उसके बाद पीडीएफ आपको हो जाएगा। चाहे पीडीएफ पहले होगा चाहे वीडियो हो जाएगा, मतलब आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं देता रहूँगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है। देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहा है, मैं करवा दूंगा, लूसेंट से भी करवा दूंगा। और जो मैं रिमाइंडर का बुक अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि छठ के कारण, छठ के बाद से शुरू कंटिन्यू रहेगा और स्पीड के साथ, बस आप तैयार हो जाइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का आधार? बताइए। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, मतलब 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछे 19वां प्रश्न तो आप याद रखिएगा पहला जो हैरोड डोमर जो है मॉडल के तहत किया गया था। याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, याद रखेंगे। तो जैसे पंचवर्षीय योजना के अब आधार जब शुरू हुआ तो कब हुआ? तो 1 अप्रैल। कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को। याद रखिएगा 1951 से याद रखिएगा 31 मार्च से लेके 1956, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा क्या कि भारत का पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हैरोड डोमर मॉडल बताइएगा। समय पूछेगा तो बताइएगा 1951 से शुरू हुआ था 56 तक, मतलब 5 साल का अंतराल होता है ना, 5 साल तक होता है। यही था मॉडल, ठीक है। इसका क्या था कि योजना क्या थी ना, कि सबसे पहले क्या योजना था? तो इसका मुख्य योजना था कि मतलब क्या था? कृषि पे ज़्यादा ध्यान देना था। मतलब प्राथमिकता किसको दिया गया था? प्राथमिकता तो याद रखिएगा कृषि को। किसे दिया था? कृषि को। याद रखिएगा कृषि पे सबसे प्राथमिकता दिया गया था। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, 20वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न में क्या है कि 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कला अनुक्रम में व्यवस्थित करें। कला अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ये जवाब देंगे 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे बी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कैसे? तीसरा आगे पहले होगा, हरित का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो डेट अगर याद रहेगा तभी सब कुछ होगा। तो कैसे? तो 1966 67 याद रखिएगा, मतलब 66-67 मतलब 66 से 67 तक हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले ये होगा। फिर दूसरा में आपको बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आप सुने होंगे। तो कब हुआ? तो 1969 में, है ना। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 66-67 मतलब 1966 से 1967 याद रखेंगे। और 1969 में आपका क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बचा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ आपको एक पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये आप बताएंगे? मैं जानता हूं लेकिन आप बताइएगा।
अगर मैं हिंट देता हूँ, बताइएगा द्वितीय तृतीय। इस समय गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था, ठीक है, इंदिरा जी का नारा था जो कि 1971 में हुआ था। अब बताइए, तो दो आगे 3 होगा, फिर 2 होगा, तब 1 होगा, सबसे अंत में मतलब जो है कला अनुक्रम के अनुसार 1971 लास्ट में होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका परिस्थिति संतुलन से संबंध नहीं है? नहीं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेरे दोस्त। तो निम्नलिखित में से किसका परिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? 21 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है। याद रखेंगे, औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पारिस्थितिक की बात करता है तो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, तो जल संसाधन, वन रोपण, वन जीव सुरक्षा है, याद रखिएगा। लेकिन औद्योगिक प्रबंधन क्या है? वो तो सिर्फ अपने हम लोग अपनी स्थिति के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए, और हम लोग हानि करते हैं परिस्थिति को, है ना, औद्योगिक से ऐसे हो। अगर उनमें विद्रोहों में अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट का टाइम चेंज हो तो आप कमेंट करेंगे आप लोग कि किस टाइम करें, जिससे आप सब लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए 10 बजे बहुत लोग कम जुड़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 10 बजे की जगह पे कहीं कम कर दूं। तो आप टाइमिंग बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कब सुविधा होती है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट बाद में देखने से अच्छा है जब मैं अपलोड करूँ उसी टाइम देखिए, उसमें क्या है कि कुछ मेरा भी भला हो जाएगा, है ना। मतलब आप हैं तभी हम हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है। मतलब अगर उनमें विद्रोह मतलब विद्रोहियों में एक भी नेता अगर योग्य निकला होता है तो हम सदा के लिए हार जाते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की? मतलब कौन बताया कि एक योग्य नेता अगर उसमें से एक विद्रोही में, तो सदैव हम जो है सदा हार जाते हैं अगर योग्य नेता निकल जाता है तो जॉन लॉरेंस। कौन है? जॉन लॉरेंस। याद रखिएगा, ये 1897 की क्रांति का ये जो है टिप्पणी किए थे। याद रखिएगा, कमेंट करिए जो कर सकते हैं, ठीक है। असफल रहने का कारण का टिप्पणी किए थे। भारत में न्यायिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुने होंगे आप। तो वॉरेन हेस्टिंग को ही जो है क्या कहते हैं? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। अगर पूछा जाए कि वॉरेन हेस्टिंग जो था न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है, ये आप जान गए। बताइए कि वॉरेन हेस्टिंग जो था प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी, एक फौजीदार न्यायालय की स्थापना किया था, इसलिए, ठीक है। इसने एक न्यायालय किया था, एन से न्यायालय याद रखिएगा, एक फौजदारी, एफ से फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था, याद रखिएगा। इसी के समय जो है 1773 में, ठीक है, 73 के समय रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसी के समय आया था। और साथ ही हेस्टिंग जो था हिंदू कोड को संकलित करवाया था, हिंदू का कोड को संकलित करवाया था, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था लेकिन हार्ड भी था। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह किया था? विद्रोह को दबाया था, मतलब पीर अली जो पटना के थे वो, ये मैंने बिहार एसएससी का करवाया है मैंने, विद्रोह में, जनजातीय विद्रोह में, ठीक है। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह किया, विद्रोह को दबाया था कहिए, या विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन था अंग्रेज? ये पूछने का मतलब है। उसमें क्या, जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें क्या था कि पीर अली जो थे कौन से विद्रोह, कहाँ के रहने वाले थे जो कि विद्रोह किए थे, और उस समय का अंग्रेज कौन था, ये करवाया था मैंने। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या है कि कमिश्नर टेलर है, ठीक है। कौन था? कमिश्नर टेलर है, याद दबाने वाले। याद रखिएगा कब दबाए थे? तो 3 जुलाई 1857 में। कब? 1857 में। 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा किसने किया था, ये बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, ये बताइएगा। अगर बीपीएससी का मैं एक वीडियो बनाया था बीपीएससी के लिए, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन का सिर्फ एमसीक्यू करवाया, अगर आप देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर मिल जाएगा। चलिएगा 25वां का ऑप्शन नंबर सी, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास, याद रखेंगे। उस समय थे 37वां जब हुआ था तो डेट इसका बताइए 1922,
37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। चलेंगे, चलिए इसमें थोड़ी से स्मॉल करना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिएगा 26वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित घटनाओं को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटी की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बताइए, तो इसमें देखिए मोपला विद्रोह, डेट बताना आगे याद रखना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड और प्रथम विश्व युद्ध। तो याद रखिएगा, देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये 1919 में हुआ, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, ठीक है। ये हुआ था आपको प्रथम विश्व युद्ध 1918 में। तो देखिए इसमें तो ये दोनों तो छट जाते हैं, क्योंकि 1918 पहले है तो जिसमें चौथा है तो ये चौथा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा होगा, तो आगे दूसरा होगा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, है ना। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, फिर उसके बाद 1 का मोपला 1921 में, तो सबसे अंतिम में चौरी चौरा कांड है 1922 में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? झंडा का कांड हुआ था, बताइएगा बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के समय। ये इस पे वीडियो मैंने नहीं बनाया, बना दूंगा, आज सिर्फ वीडियो बनाऊंगा सिंचाई पे, ठीक है। तो चलिए 27वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। कौन सा? भागलपुर में, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा अकबर द्वारा, ठीक है। 28वां प्रश्न बताइए, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम जो है कला क्रमानुसार कौन सा है? बताएंगे सही कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे डिटेल पढ़ देते हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये सही है क्या? बता सकते हैं, बताइएगा। दास प्रथा का अंत जो तीर्थयात्री का कर समाप्त करना, या जजिया का साप्ताहिक या दहशाला प्रणाली लागू करना, बताइएगा। तो याद रखिएगा, देखिए दहशाला प्रणाली जो अंतिम है सही है, ये अंत में किया था, सबसे पहले तीर्थयात्री कर समाप्त किया था, तो ये भी सही। ये तो है नहीं, ये सेकंड है। सबसे पहले किया था दास प्रथा अंत का अंत, तो दास प्रथा का अंत किया था, तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत होगा। देखिए ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जिसमें दास प्रथा का सबसे पहले किया था, इसमें तो गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। अब बी और सी में, उसके बाद याद रखिएगा सेकंड में आपका किया था, ये देखिए जजिया साप्ताहिक नहीं किया था, ये बाद में किया था, ये तीर्थ यात्रा शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जजिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे जजिया किया था, तो देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ जजिया, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। और सबसे अंत में किया था दहशाला प्रणाली लागू, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी तरह से मतलब आप चाहें तो डेट से याद कर सकते हैं, तो कैसे डेट से याद करेंगे, चलिए फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लेट होगा मेरे तो। चलिए जजिया दास प्रथा को हम कैसे करेंगे, तो देखिए दास प्रथा सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे, याद रखेंगे। दास प्रथा जो है देखिए यहाँ करते हैं, ठीक है। दास प्रथा की शुरुआत सबसे पहले हम लोग 1562 में, मतलब 1562 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीर्थ यात्रा शुरू किए थे, उसके बाद तीर्थ यात्रा अकबर ने शुरू किया था, जो कि 1563 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1562 1563। अब जजिया कर जो है समाप्त कब किया था, तो याद रखिएगा तुरंत किया था 1564 में, ठीक है। देख रहे हैं 62 में दास प्रथा किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में। तो बचा क्या? दहशाला प्रणाली। दहशाला प्रणाली कब समाप्त किया, सवाल उठता है, तो याद रखिए बहुत बाद में किया था 1582 में, ठीक है। क्लियर, डेट याद जरूर करिएगा। तो सुन लीजिए, दास प्रथा का अंत 1562, आपको तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563, जजिया कर समाप्त किया 1564 और दहशाला प्रणाली किया 1582, ठीक है। क्लियर, जरूर से जरूर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलेंगे, दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिको जो था वो किस मत से जो है प्रभावित था, ये बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दारा सिको जो था वो आपको याद रखिएगा कादरी संप्रदाय से था। किससे था? तो कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, याद रखेंगे। दारा सिको जो है किस सूफी संत, कहिए सूफी संत या सूफी मत से प्रभावित था, तो कादरी संप्रदाय से जो था वो प्रभावित था, ठीक है। चलेंगे, 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित है? कौन सा ऐसा है हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भागों में विभाजित था, बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा 3 भागों में अगर कहा जाए तो धौलावीर जो है आपका 3 भागों में जो है विभाजित है, ठीक है। जैसे कि अगर 3 भागों में पूछे तो पहला भाग हो गया दुर्ग, ठीक है, धौलावीर का, याद रखेंगे दुर्ग भाग है, एक है मध्यम भाग, ठीक है, मध्यम भाग, और तीसरा आपका हो रहा है कौन सा? निचला भाग, निचला नगर कहिए इसको, ठीक है, नगर कहिए, निचला भाग, ठीक है। तो याद रखिएगा धौलावीर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि धौलावीर का खोज किसने किया?
है ना। खोज किसने किया? अब खोज कब हुआ? तो खोज जो हुआ था आपका 1967 में हुआ था, 1967 में। कौन किया? तो याद रखिए जेपी, कौन है? जेपी जोशी, नाम है उनका जेपी जोशी, याद रखेंगे जेपी जोशी ने खोज किया। तो अगर आपसे सवाल कर दे कोई कि बताइए कि हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित है, तो दुर्ग में, मध्य भाग में और एक निचला नगर के में 3 भाग में विभाजित है। खोज कब की गई? तो 1967 में किया गया, 1967 में। और याद रखिएगा खोजने वाले जो थे वैज्ञानिक, उनका नाम जेपी जोशी था, याद रखेंगे यही था। और याद रखिएगा यह सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के साथ साइमन बोर्ड हड़प्पा सप्ताह का एकमात्र स्टेडियम मिला है। याद रखिएगा मतलब यहाँ 10 जो है ना 10 बड़े चिन्हों के साथ मिला है साइमन बोर्ड, ठीक है, जिसमें हड़प्पा सप्ताह का एकमात्र स्टेडियम मिला है, ठीक है, मात्र स्टेडियम मिला है धौलावीर में। कोई दिक्कत? चलिएगा आगे चलेंगे। 31वां प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघीय में विभाजित हो गया था? ठीक है, बताइएगा। 2 भागों में विभक्त हो गया था, बता सकते हैं। अब बताइए, चलिए आपसे एक प्रश्न है, हीनयान और महायान किस से संबंधित है, बौद्ध से कि जैन से? बता सकते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक और, श्वेतांबर और दिगंबर ये किससे संबंधित है, ये बताइएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बीच बीच में क्वेश्चन करना शुरू किया है, तो बताइए। तो याद रखिएगा इसका है द्वितीय में विभाजित हो गया था, याद रखेंगे। अस्थाईवीर और महासंघीयक में विभाजित हो गया था, याद रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति में, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखिएगा उसके कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। अब कहाँ हुआ था भाई? तो कालाशोक का द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था, वैशाली में, है ना। तो ये बहुत याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखें कब डेट अगर पूछ दे तो 383 ईस्वी पूर्व बोल दीजिएगा, ओके। अब अगर पूछ दे कि अध्यक्षता में हुआ, कौन अध्यक्ष था, तो याद रखिएगा अध्यक्षता में सवाकामी, कौन थे? सवाकामी, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार, मौर्य काल में जो संस्था एवं संचार का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? बताइए, संस्था और संचार का संबंध जो है मौर्य काल में किससे था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं गुप्तचर व्यवस्था था, क्या था? गुप्तचर, मतलब संस्था जो भी चलता था ये गुप्तचर था, संचार जो भी था गुप्तचर से संबंधित था, याद रखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा जानकारी जरूरत नहीं है, आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा 33वां प्रश्न का जवाब देंगे कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं था, यह बताना है। मेगास्थनीज द्वारा जो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? 7 को है लेकिन 7 वर्गों में वो सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका क्षत्रिय जो है वो सम्मिलित नहीं है, नहीं तो किसान सम्मिलित है मेगास्थनीज के, याद रखिए। समाज में सैनिक है, कारीगर और शिल्प भी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और भी हैं, जैसे मेगास्थनीज का कौन सा पुस्तक है? इंडिका, ठीक है, इंडिका, ठीक है। ये कब आया था? मौर्य के काल में आया था, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन कौन कौन? तो किसान आप जान गए, सैनिक जान गया, शिल्पकार, लेकिन 4 और भी होने चाहिए, 3 ही जाने। तो याद रखिएगा एक दार्शनिक भी इसमें शामिल थे, दार्शनिक को भी वर्ग में रखा गया था। किसान तो थे ही, अहीर को भी रखा गया था, अहीर, ठीक है, अहीर को भी रखा गया था, सैनिक को भी रखा गया है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। आगे है सभासद शामिल थे, सभासद जो थे वो भी शामिल थे, और एक आपका निरीक्षक भी शामिल थे। ये सब जो थे आपके जो है 7 वर्गों में शामिल थे, लेकिन क्षत्रिय जो है शामिल नहीं थे। चलिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप जानते हैं रामेश्वरम, रामेश्वरम का नाम सुने होंगे। रामेश्वरम जो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है रामेश्वरम, वहीं पड़ता है, जो कि आपको भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे चलेंगे 35वां प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? बताएंगे कौन सा है प्रमुख पतन है, बताइएगा। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा भारत का कौन सा ऐसा पतन है जो लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है,
पतन मतलब बंदरगाह बता सकते हैं, ठीक है, बंदरगाह बताना है। तो याद रखिएगा वो है आपका मरमागावो, याद रखिएगा मरमागावो, याद रखेंगे ये जो है आपका पतन है, बंदरगाह है, याद रखेंगे। याद रखिएगा वाला सर्वप्रथम पतन है, याद रखेंगे भारत का, लौह इसके निरात। ये कहाँ मारमा गाँव जो है, मारमा गाँव जो है, गाँव मतलब गोवा, याद रखिएगा गोवा में राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। यह जो है कौन सी नदी पे पूछेगा तो नदी का नाम बता देते हैं। गोवा में कौन सा नदी है, जुआरी जो नदी है, याद रखिए नदी के मुहाने पर ये पर है, याद रखेंगे। इसका अगर उद्घाटन की बात कर दे, मारमोआ का जो लॉयस निर्यात हुआ था उस समय बंदरगाह, तो याद रखें 1963 में हुआ था इसका उद्घाटन, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं हिंद महासागर में जैसे ही आएंगे तो मेडागास्कर की बात याद आती है। मेडागास्कर जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है हिंद महासागर में, याद रखेंगे। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है, क्लियर हो गए। इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे लगभग तो याद रखिएगा 22, 66, 58, ठीक है, क्या बोलेगा 58 वर्ग मी है, वर्ग मिली है, वर्ग मिली है, याद रखिएगा वर्ग, ठीक है। तो क्या बताइएगा 22, 66, 58 ऐसे याद करिएगा तो याद होगा, नंबर की तरह याद कीजिए। 22, 66, 58 याद रखेंगे, मतलब 22, 66 और 58, ये इतने वर्ग मिली जो है वो क्षेत्रफल में फैला है, यही पूछ रहा है, ठीक है। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा जो है निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है, ये जवाब देंगे। फिर 37 का तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चापाकार डेल्टा जो है ये आपका गंगा का डेल्टा है, जो कि चापाकार डेल्टा के उदाहरण है, याद रखेंगे। अब बताइए गंगा का डेल्टा जो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है तो किस आकार में? आकार पूछ देगा तो त्रिभुजाकार, क्या बोलेगा त्रिभुजाकार। अगर इसमें अगर पूछ दे कि अधिक क्षेत्रफल शामिल है, कितने क्षेत्रफल में शामिल है, अगर वर्ग में किमी में स्क्वायर में पूछे, वर्ग मील में पूछे तो 41 करिएगा, 41,000, 41,000। अगर किमी में पूछ दे, ठीक है, किमी में पूछ दे तो आप 105,000 करिएगा किमी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे चलेंगे। अब चलिए, लेकिन मेन है कि चापाकार जो डेल्टा है अगर पूछे तो इनमें जो है कौन कौन से हैं, मतलब जो नदियों जो है उत्तर से बहती है, कौन कौन सी नदियां हैं, तो चलिए बताते हैं। चलिए इसका डिटेल बाद में बताएंगे, लंबा बहुत ज़्यादा चला जाएगा वीडियो, है ना। अगला क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे, बहुत लंबा है। ऐसा इसमें है कि उपजाऊ क्षेत्र है कौन सा, भूटान, तिब्बत, नेपाल जो नदियां हैं वो कौन सी किस तरफ से बहती है। ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। चापकर डेल्टा जो है गंगा का डेल्टा को ग्रीन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह हुगली नदी के पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। ये सब बहुत सारा है। बांग्ला का एक बड़ा सा हिस्सा जो है इस डेल्टा में स्थित है। तो बहुत सारा ऐसा है, डिटेल की बहुत लंबा होता है। आल्प्स पर्वत में उत्तर ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है। जो स्थानीय पवन कौन सा है? 38 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा फोन, कौन है? फोन, याद रखेंगे। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल से के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन है? फोन, ठीक है। फोन के बारे में आओ चलिए। इसका तापमान याद रखिएगा 15 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है, याद रखेंगे। यह जो फोन है याद रखिएगा, ये अल्पास पर्वत के जो उत्तरी ध्रुव में फोन जो है बहने वाला जो स्थानीय है, जो कि एक गर्म और जो कि ये गर्म है एवं शुष्क दोनों पवने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 39वां प्रश्न। आज जीके का ही करेंगे, साइंस का हमें लगता है नहीं हो पाएगा, अगर होता है तो ठीक है करते हैं। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है। भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव है कहाँ होता है? तो अधिक केंद्र पे, याद रखेंगे, अधिक केंद्र पे। जिनके कहाँ छठ हो रहा है, जिनके घरों में, वो कमेंट करेंगे और आशीर्वाद बरसाएंगे। चलिए आगे की ओर चलिए, और भी है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न 40वां है। निहारिका क्या है? निहारिका बताइए क्या है आपके सामने। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। निहारिका क्या है ये जवाब देंगे। चलिए, भूकंप पे आपको MCQ करवा दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। निहारिका क्या है? तो निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। क्या है? तप्त गैस का कहिए, बादल कहिए, एक तप्त गैस का बादल है। याद रखिए, गोला मत कर दीजिएगा, गैस में बादल और गोला में अंतर है। तो एक तप्त गैस का बादल है, नहीं कि गोला है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए ये देखिए, इसका आगे सूची 1 सूची 2 में आगे इसे इंडिकेट करते हैं। सूची 1 सूची 2 में 7 सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, चलिए थोड़े से ऊपर की ओर कर देते हैं। चलिए सूची 1 सूची 2 में आप उत्तर चुनिए। इस एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य है और राज्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनते हैं। 41 का आंसर का जवाब देंगे तो जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, नाम दफ़ा का नाम आप सुने होंगे, नाम दफ़ा आप जानते हैं। तो नाम दफ़ा जैसे ही आए तो अरुणाचल प्रदेश को याद करेंगे। किसे याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश को। तो ए का बी होना चाहिए, ए में 2 होना चाहिए, तो ए का 2 एक ही में है और ये सब तो है। चलो कट गया, तो आंसर तो एक ही हो गया, लेकिन ऐसा तो देगा नहीं, जरूरी नहीं। जैसे पेरियार की बात आएगा तो केरल को याद करेंगे, मतलब चौथा, तो चौथा है, एकदम सही है। बांदीपुर की याद करेंगे तो जैसे ही बांदीपुर कर्नाटक याद आ जाना चाहिए, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक याद आ जाना चाहिए। अलाम जाबो याद रखिएगा, अलाम जाबो मणिपुर याद रखिएगा, क्योंकि यही एक तैरता हुआ जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य है मेरे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ईजी था, लेकिन बहुत ही इसी में मिस करते हैं और मिस हो जाते हैं, तो मिस ना करें। चलेंगे आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? महत्वपूर्ण विशेषता बताइए संघीय सरकार की है, कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता जो है संघीय सरकार की है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। तो याद रखिएगा, संघीय सरकार की सबसे पहली विशेषता आपको याद रखना है कि संविधान का सर्वोच्चता याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसमें ए है तो ये सही है, इसमें भी 1 है, 1 है, 1 है, तो चारों में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा में, ठीक है, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी सही है, जिसमें 2 है सही है, जिसमें 2 है सही है, ये नहीं है तो ये कट गया, ठीक है। अब चलते हैं, है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए विशेषता का संघीय सरकार का मतलब केंद्र सरकार का, संविधान का हो गया, 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार हो गई, स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये भी सही है। तो तीसरा ये भी गलत हो गया, इसमें देखिए तीसरा नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है, चौथा है। तो अब 1 2 3 हो ही गया, तो बच्चा कौन? कुछ नहीं। तो आपातकालीन का प्रावधान क्यों? आपातकालीन का प्रावधान तो राष्ट्रपति करता है ना जी, है ना। तो आपातकालीन जो है आपका संघीय नहीं है, एकात्मक सरकार है, ठीक है, याद रखिएगा। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। प्रांत एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइएगा किस अनुच्छेद में है, ये बताइएगा। क्या है कि सब तो अपने अपने क्वेश्चन को बना कर आपको दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किताब को ही इतना सारा किताब मैं ले लूँ कि सारे एनालिसिस करूँ, उसमें से आगे एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, उसमें से जो छोटे छोटे पार्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे उससे वीडियो बनाकर आपको अपलोड। जैसे कि पुरस्कार से पूछ रहा है, तो पुरस्कार से एक महामैराथन वीडियो 130 क्वेश्चन का मैं डाल दूंगा, जो कि लूसेंट से होगा, फिर लूसेंट से उसके बाद रिमाइंडर के बुक्स हो, मतलब बुक से ही करूँगा, जिससे कि क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है आपका एग्जामिनर बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है, नहीं तो मुझे भी क्वेश्चन बनाना आता है। मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें कभी कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हमें लगा नहीं, बुक से ही पढ़ाते हैं और बुक से ही आता है तो बुक से ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने ये मेहनत कर रहा हूँ, बस आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद मैंने करवाया है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने टोटल सोच के मैराथन कर रहा हूँ, अभी उसे रिकॉर्डिंग पे स्टार्टिंग किया है, अभी टाइम लगता है। तो चलिए 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21, याद रखेंगे अनुच्छेद 21, याद रखेंगे प्रमाण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब वाला किसी का, ठीक है। अगर 20 की बात करें, अनुच्छेद 20 की अगर बात करते हैं, तो याद रखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, याद रखेंगे दोष की। अगर प्राण और दैहिक की बात करेंगे तो 21 को याद करेंगे। 22 को क्या करेंगे? तो गिरफ्तारी और निरोधी जो होते हैं उसके संरक्षण का, ठीक है, गिरफ्तारी से याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है कि मानव का दुर्व्यवहार या बालक शर्म जो निषेध होते हैं उसके लिए अनुच्छेद 23 को याद करते हैं, ठीक है। 44वां प्रश्न को जवाब देंगे। 44वां प्रश्न क्या है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? बताइएगा, ऐसा बताइए कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसके अनुमोदन से, ये सवाल उठता है। तो 44वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, याद रखेंगे। आगे क्यों चलेंगे? 45वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 45वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है? निम्नलिखित में से बताइए कि नीति निर्देशक तत्वों में से क्या सत्य है। याद रखिए संविधान का जो भाग है 4, ये नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है, एकदम सही है। 4 की अगर बात करें तो नीति निर्देशक ही है, याद रखेंगे, ठीक है।
ये सत्य है असत्य पूछ रहा है, बस यही ध्यान रखिएगा। ये आयरलैंड से लिया गया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का जो है न्याय की परिवर्तनीय नहीं है, एकदम नहीं है। न्याय के लिए परिवर्तनीय तो एकदम नहीं हो सकता मेरे दोस्त, देख रहे हैं आप। तो चलिए आगे की ओर, ऑप्शन नंबर आप इसका डी जो है ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ठीक है, चलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें यस या नो। 46वां प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? कितने सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 8 सदस्य चुन के आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 8 सदस्य जो हैं चुन कर आते हैं। राज्यसभा के संबंध में अगर पूछा जाए, संबंध में या अनुच्छेद पूछे, तो आप याद रखिएगा 80 का ए जो है उपबंधित है, याद रखिएगा उपबंधित है। 80 के ए में एक ए कहिए 1 कहिए, जो कहना है कह सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अगर संख्या आपसे पूछता है तो 250 बताइएगा। कितना बताइएगा? 250 बताइएगा। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो 245 बताइएगा। 245 बताइएगा सदस्य, ठीक है। जिनमें राज्यों में 225 है, याद रखिएगा। राज्य में अगर पूछे खाली तो 225 बोलिएगा, ठीक है। याद रखिएगा राज्य में 225 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के 8 हो गए, ठीक है। देखिए बांटना बता रहा हूँ कि 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश में, निर्वाचित सदस्य हो गए। और 12 जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा होता है। 12 जो हैं आपको राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, ये सबको जोड़ता है, राष्ट्रपति के द्वारा जोड़ा जाता है, याद ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गए? तो एक बार आप सुन लीजिए। तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में चुनकर आते हैं? तो 8 आते हैं। तो याद रखिएगा 8 आते हैं आपके, याद रखेंगे। और टोटल अगर अधिकतम संख्या अगर कितना है तो 250 ले सकते हैं। अब वर्तमान में कितना है तो 245, ठीक है, 245। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बताइएगा। देखिए तो अगर लोकसभा, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40, याद हो गया, 40 है, ठीक है। लोकसभा की सीट कितनी है? 40। याद रखिएगा अगर ऊपर मैंने नहीं बताया, राज्यसभा में अनुच्छेद अगर राज्यसभा का पूछे तो 80 का ए बोलिएगा, जिसमें सीटों का बात करता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 40 है, जिसमें से 6 आपका याद रखिएगा आपको अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, याद रखेंगे। और जबकि वर्तमान में अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कुल सीटें अगर पूछे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो याद रखिएगा अगर वर्तमान में अगर पूछे, ठीक है, वर्तमान में अगर पूछे तो आज देखिए 84 कितने सीट? 84 अनुसूचित जाति है, याद रखिए। कुल सीट जो है 84 अनुसूचित है और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गया है। सोचिए अब, ठीक है। तो बहुत चेंज हुआ है पहले से अब से में, है ना। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का अगर महाभियोग चलाना है उससे पहले आपको 14 दिन का पहले बताना होगा, पूर्व सूचना देना आवश्यक है, 14 दिन पूर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर पूछे महाभियोग की बात अगर चलती है, तो अनुच्छेद 61 को याद करते हैं जो कि राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत अभी इसमें नहीं है क्योंकि इसी दोनों से पूछता है ज़्यादा प्रश्न। चलिएगा 49वां प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम जो है किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा कब बनाया गया था, तो याद रखिए 1989 में, मतलब 1989 में, 1989 में, 1988 में, याद रखिएगा। नहीं दिख रहा था तो मैंने लिख दिया, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर पूछे डेट पूरा पूछे कि बताइए तो 15 अक्टूबर, याद रखेंगे 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर 1989 में निर्वाचन आयोग के एक सदस्य संस्था के रूप में कार्य करता है। लेकिन कब से कब तक जब बना था तो 1950 से ही बना था, याद रखेंगे। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक का बना था, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 50वां प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? बताइएगा कौन सी सूची है? नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है संविधान के जो है 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची, डायरेक्ट सवाल है कि 7वीं अनुसूची बताइए किस सूची का? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, एफसीसी सूची, बताइए। तो आप जानते हैं समवर्ती सूची में ये दोनों में आता है, राज्य का और केंद्र का दोनों का आता है, जिम्मेदारी होती है, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची आती है, याद रखिएगा।
सातवीं अनुसूची जो है समवर्ती सूची के मतलब सूची में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। चलिए 51 का आंसर का जवाब देंगे। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। बताइएगा आवर्धन जो होता है क्या होता है। तो आप जानते हैं 51 का आंसर, तो याद रखिएगा 1 से कम होता है। साइंस पे चलेंगे। अगर वाहनों में जो लगे मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर जो हम लोग देखते हैं उत्पन्न होता है, वह 1 से कम होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। बताइएगा किसके लिए हम भुगतान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम लोग करते हैं। उपयोग हुए ऊर्जा एनर्जी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। चलिएगा इसमें थोड़े से धुंधले आ गए, इसलिए क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। एक परिपथ में प्रभावी, ठीक है, इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधी को जोड़ा जाता है। बताइएगा प्रतिरोधी को जोड़ा जाता है, क्या श्रृंखला को जोड़ते हैं या समानांतर पैरेलल को जोड़ते हैं या सीरीज को जोड़ते हैं। बताइएगा 53 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा केवल एक मतलब श्रृंखला को जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं, सिर्फ श्रृंखला को जोड़ते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे है 54 का आंसर। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल जो है कितना होगा। आवर्त काल बताइए कितना हो जाएगा, बताएंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा कम हो जाता है, आवर्त जो है आपका कम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा आवर्त जो है कितना कम हो जाता है, तो कम हो जाता है, याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का पॉइंट आपको पता है 9.8 होता है। चलिएगा 55 का आंसर का बताइएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है गति जो है ये किस नियम पर कार्य करता है, ये जवाब देंगे। रॉकेट जो गति है किस नियम पर कार्य करता है, ये बताएंगे 55 का। तो याद रखिए न्यूटन का तीसरा जो नियम है आप जानते हैं उस पर करता है। न्यूटन का तीसरा नियम पे रॉकेट जो काम करता है, याद रखेंगे नीचे की ओर ढकेल के ऊपर की ओर भागता है, विपरीत क्रिया होता है ना। ठीक है, तो चलिए 55 का आंसर का जवाब देंगे। 55 में है कि जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होता है, क्या होता है, किस वाट में होता है, वाट में होता है, किलोवाट में होता है, सेकंड वाट में होता है या जूल में होता है। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 1 वाट में होता है। किसमें, 1 वाट में होता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज कितना होता है, ये जवाब देंगे। 1 हर्ट्ज जो होता है याद रखेंगे 58 डी का आंसर, डी का आंसर प्रति मिनट 60 कंपन होता है, याद रखेंगे। 1 हर्ट्ज जो होता है प्रति मिनट 60 कंपन होता है, याद रखेंगे। चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक नहीं है, ये बताइएगा कौन सा जो है एंटीबायोटिक नहीं है। 58 का आंसर का जवाब देंगे। तो इनमें से कोई नहीं एंटीबायोटिक है, याद रखेंगे। क्या, इनमें से कोई नहीं एंटीबायोटिक है, मतलब इसका समझ में नहीं आया। तो चलिए इसके बारे में चलते हैं। तो चलिए देखिए एंटीबायोटिक मतलब सब है। एंटीबायोटिक कौन कौन है, तो सब है। कौन है, एरिथ्रोमाइसिन भी है, एंटीबायोटिक है। ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन ये भी आपका एंटीबायोटिक है। तो इसमें सब एंटीबायोटिक है, इसलिए नहीं का ऑप्शन डी होगा, नहीं तो सब है एंटीबायोटिक, याद रखेंगे। और भी है जिसमें आपको एक्टिडिन, ठीक है, टेरामाइड का नाम सुने होंगे, टेरामाइसिन का नाम सुने होंगे, तो ये भी एंटीबायोटिक है, या ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलेगा आगे चलेंगे। मायोग्लोबिन जो होता है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। देखिए धातु का मैंने करवाया है, मिलेगा आपको, मैंने आज 2 बजे, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ये बताइएगा। 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरे दोस्त, एक बात बोलना चाहूँगा कि फेस्टिवल आपके हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अगर आपका जॉब हो जाता है उसके बाद फेस्टिवल का एंजॉय आप हमेशा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फेस्टिवल एंजॉय करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ अपना पढ़ाई को गैप ना करें। कितना भी थके हों कान में हेडफोन लगा के ज़रूर सुन लें, नहीं तो कोई भी वीडियो देखें। ये ज़रूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखें, लेकिन ऐसा वीडियो देख लें जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। ओके, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी बात को, अगर फेस्टिवल को लेकर अगर बुरा लगता है तो क्षमा चाहते हैं, ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन कितना भी थके रहें अपना हार्ड वर्क ना छोड़ें, क्योंकि देखिए वो काम करिएगा तो ठीक है, आपका बेस्ट है, अच्छी बात है, घर की काम करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन अपना जो अपने आप को अगर वैल्यू नहीं देते, अपने आप को पढ़ाई पे नहीं देते, तो अपने आप में लगता है कि मैंने कुछ आज किया नहीं, सिर्फ काम किया। तो ऐसा हो कि काम भी हो, पढ़ाई भी हो। ओके,
चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे। 4 ऑप्शन बताइएगा, सही सम्मिलित बताना है इसमें। तो आप जानते हैं 60वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी। अपघटक बैक्टीरिया जो है सम्मिलित है, सही है। अपघटक बैक्टीरिया जो है सही है। चलिएगा फटाफट खत्म करेंगे, है ना। चलिएगा, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन जो होता है द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? याद रखेंगे 61 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे यकृत। ठीक है, यकृत। एक चीज़ आज नहीं तो कल जरूर देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि मैं अपलोड करके छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देख लेंगे। आज नहीं, आज काम होगा तो मत देखिएगा, कल देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। ओके, आज संडे को वीकली आने वाला है, प्रैक्टिस से जितना मैं करवा रहा हूँ सारा का, ठीक है, तो आप जरूर देख लेंगे। शुष्क स्थानों, मरुस्थल, बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 62 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? जीरोफाइट कहेंगे। आगे की ओर चलेंगे, चलिए आगे चलेगा। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है, बताइएगा। टाइफाइड और कॉलरा जो है एक उदाहरण है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा टाइफाइड और तथा कॉलरा जो है एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जलजन्य रोग का, याद रखिएगा जलजन्य रोग का एक जो है उदाहरण है टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 64 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा टाइफाइड क्या है? याद रखिएगा बैक्टीरिया है। मानव आँखों जो है, मानव आँखें जो है किस तरंगदैर्घ्य को प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? कितना होना चाहिए डिग्री में, बताइएगा। तो याद रखिए 5500 ए डिग्री के एंगल में होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, तो बताइएगा। ये बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिकांग है, याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें उपस्थित जो होता है ना क्लोरोफिल जो होता है नामक वर्ण जो है पत्तों को हरा करने में मदद करती है, हरा करने का कारण होता है। 66 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? बताइएगा किस में जो है आयोडीन मिली होती है? तो आप थॉरेक्सिन का नाम सुने हैं, तो थॉरेक्सिन होता है, ऑप्शन नंबर ए थॉरेक्सिन। याद रखिएगा थॉरेक्सिन क्या है बताइएगा, जो कि गले में होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा थॉरेक्सिन एक हार्मोन्स है, याद रखेंगे। थॉरेक्सिन क्या है? हार्मोन्स है जो कि आयोडीन में मिलती है, होता है। इसके कमी से आपको, थॉरेक्सिन की कमी से या आयोडीन की कमी से हमको घेंघा रोग होता है, आप नाम सुने होंगे घेंघा, ठीक है, घेंघा रोग होता है। अगर पूछे कि हमको मतलब इंसुलिन जो होता है स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा आपको, जैसे कि ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए आंसर तो इसका हो गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण है, क्या है? वृषण होता है। तथा इंसुलिन जो है आपका, इंसुलिन तथा जो इंसुलिन आप देखना ऑप्शन नंबर डी, उसमें देखिएगा कि पैक्रियाज जो है, जो हार्मोन्स क्या करता है, होने वाला मतलब स्रावित करता है, हार्मोन्स जो होता है उसमें हार्मोन्स जो है निकलता है, पैनक्रियाज, या देखिए इन्फ्लुएंस। और एंड्रीनल जो बताइए, ये आप बताइएगा एंड्रीनल, नहीं तो ये आप जान लीजिए एक चीज़ मेल के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है। अब बताइए क्यों, बताइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने हिंट दिया है, आप जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन तो बनता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, पौधों में जो है पानी पहुंचाया जाता है, बताएंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जाइलम द्वारा, किसके द्वारा? जाइलम द्वारा हम लोग पानी पहुंचाते हैं, याद रखेंगे। इसका डिटेल जो याद रखिएगा, जाइलम एवं फ्लोविन पौधे के दो प्रमुख संभाग जो है, प्रमुख जो है पौधे का दो है, जाइलम और फ्लोविन, ठीक है, द्वारा, दोनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जल को जो है संवहन, मतलब जो है एक तरह से संवहन उत्तक के रूप में, उत्तक मतलब टिश्यूज के रूप में हम लोग वो करते हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, संवहन करते हैं, एक तरह से याद रखिएगा। इन दोनों का अलग है, मतलब जाइलम और फ्लोविन का मिलकर जो संवहन बॉन्ड बनाता है, वो दोनों में जो क्या बोलते हैं, वैक्यूलर उत्तक का करता है, ठीक है। इसका स्पेशली वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, अगर ये मैंने ऐसे MCQ करवाया है इसका, ठीक है, तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम फोकस ज़्यादा करते हैं। निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन है? सबसे मीठा जो होता है चीनी है, बताइएगा इनमें सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो आप जानते हैं फ्रुक्टोज का नाम सुने हैं, फ्रुक्टोज, याद रखिएगा फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा चीनी है, याद रखेंगे। कितना अगर पूछे
तो अगर देखिए फ्रुक्टोज में सबसे ज़्यादा चीनी होता है, अगर समान चीनी किस में होगा तो सुक्रोज में, समान मतलब साधारण रूप से कम के, ठीक है। लेकिन फ्रुक्टोज में याद रखिएगा इसकी तुलना में 1.7 समझिए 8.7 ग्लूकोज जो है आपका ज़्यादा होता है, मतलब फ्रुक्टोज में 1.7 गुना होता है, याद रखेंगे, समझ गए। 0.74 गुना ग्लूकोज होता है इसमें, याद रखिएगा। अब मल्टोज में पता है, मल्टोज में ज़्यादा नहीं है, ग्लूकोज में अगर पूछे तो 0.74 होता है, याद रखेंगे। 1.7 इसके दुगना होता है, याद रखेंगे। मल्टोज में अगर पूछ दे तो मल्टोज में क्या बताएगा 0.45, क्या बताएगा मल्टोज में अगर पूछे 0.45, अगर ग्लूकोज में पूछे 0.74 और अगर फ्रुक्टोज में बोले तो 1.7 होता है, याद रखिएगा। इससे इतना गुना ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। चलिए इसमें क्या है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। सही उत्तर विशिष्टता और कण के बारे में बताना है। तो चलिए इसका सूची 1 ऊपर की ओर करते हैं, ऑप्शन के साथ देखेंगे। तो चलिए आंसर देखा है, बताइए। तो यार देखिए शून्य द्रव्यमान जो है आपका 2 है, न्यूट्रॉन है, मतलब ए होगा, ठीक है। न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। तो देखिएगा ए का 2 कौन में है, इसमें और इसमें, तो 3 ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। आंशिक आवेश जो है, आंशिक आवेश में क्या है, तो आंशिक आवेश आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं ये है क्वार्ट्स, ठीक है। तो 3 हो जाएगा ये, तो समझिए ये भी सही है, ओके। चलेंगे आप बताइए आंशिक पृच्छकरण, आंशिक इतना हिंदी, आंशिक पृच्छकरण बताइएगा। तो पृच्छकरण क्या है तो ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए। सी का ए होगा, ठीक है, ओके। इसमें गलत हो गया 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखिएगा डी का 4 हो जाएगा। पूर्ण पृच्छकरण फोनॉन हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी सुन लीजिए सिर्फ, क्या है ना, पॉजिट्रॉन जो है एक धनात्मक मूल कण है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है धनात्मक मूल कण है, पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक मूल कण है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का विरोधी कण होता है, मतलब एक तरह से अपोजिट टाइप के कहिए होता है। तो ये आंशिक है, ठीक है, इसी को आंशिक हम लोग कहते हैं, आंशिक अवशेष, आंशिक कहिए, चाहे आप कह सकते हैं आंशिक पृच्छकरण कह सकते हैं, पृच्छकरण, ठीक है। आंशिक कण अलग हो गए, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आपको न्यूट्रॉन, ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है, मतलब इसमें जो है आपको आंशिक आवेश है, मतलब कहने का मतलब आंशिक आवेश मतलब नाम मात्र का है, द्रव्यमान एवं आवेश जो रहित मूल कण है, याद रखेंगे। आपका बचा तीसरा में आप क्वार्ट्स में जो है आप जो इसका जो आंशिक जो है क्वार्ट्स में जो है आप क्या है, क्वार्ट्स में क्या है, क्वार्ट्स में देखिए, क्वार्ट्स में आपका जो है आंशिक अवशेष है, ठीक है। मतलब देखिए इसमें शून्य द्रव्यमान हो गया, मतलब मूल्य रहित हो गया ना, न्यूट्रॉन में बताया मैंने मूल्य रहित है, मतलब एकदम रहित ही है ही नहीं, एकदम नाम मात्र का भी नहीं है। अब आंशिक अवशेष में नाम मात्र का होगा। वह पदार्थ मूलकण जिसमें अधिकांश पदार्थ बने होते हैं, अधिकांश पदार्थ जो है बने होते हैं, ना कि पहले से बने होते हैं, पहले से याद रखेंगे, जिसमें अधिकांशतः आंशिक आवेश के रूप में हम लोग जानते हैं। फिनॉन तो आप जानते हैं पूर्णांक चक्रण है, मतलब कहने का मतलब क्रिस्टल बीमा के कंपन में करता है काम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न, 70 प्रश्न का जवाब बताइए। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की गति बताइएगा कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं होता, मतलब कहने का मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है, ये ध्यान रखेंगे, 0 होती है, याद रखेंगे। ध्वनि की गति कितनी होती है तो 0 होती है, याद रखिएगा। निर्वात में जैसे ही निर्वात की बात हो 0 को याद करेंगे। चलेंगे 71वां प्रश्न में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व है। मूल्य तत्व की अगर बात करें तो ऑप्शन सुन लीजिए, रेत है, हीरा है, संगमरमर है, शक्कर है, बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा 18वां प्रश्न का हीरा जो है आपका मूल्य तत्व है, याद रखेंगे क्या है, मूल्य तत्व है, याद रखिए। चलेंगे आगे 72वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। कौन सा विस्फोटक नहीं है, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है, याद रखेंगे। नहीं तो सभी जो है TNT विस्फोटक ही है। साइक्लोट्राइमेथिल जो है विस्फोटक है, याद रखिए। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बताइए, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी कीटनाशक को मारने में आदि के रूप में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए 73वां प्रश्न का जवाब देंगे। 73वां प्रश्न है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। 75 का आंसर का जवाब देंगे, 73 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा फोटोशेल, याद रखेंगे फोटोशेल में, याद रखेंगे। फटाफट चलेंगे आगे। 74वां प्रश्न में बताइएगा कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए,
याद रखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है, जिससे पता चल जाता है मेरे दोस्त। श्वसन निरीक्षण से हम लोग पता कर लेते हैं। तो छठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, पांचवा प्रैक्टिस सेट का, बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है बताइएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना जो है किस कारण होता है। 75 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, शून्यता। ऑप्शन नंबर डी शून्यता, याद रखेंगे शून्यता। ये याद रखिएगा, शून्यता के कारण हम लोग जो है बादल और वायुमंडल तैरता है, क्योंकि भाप जो होता है भाप के छोटे छोटे कणों में बने होते हैं। इसके कारण वेग कम होने के कारण वायु की दिशा में बह जाता है, इसीलिए इसे तैरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला कीजिए। जहाँ पे गलती हुई हो क्षमा चाहते हैं, गलती को माफ़ करेंगे, लेकिन सुधार होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।